नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जानकारी डीसीपी नॉर्थ राजा बांटिया ने दी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूएपीए विस्फोटक अधिनियम और पीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जांच चल रही है और जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच में कुछ तथ्य सामने आने के बाद उसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी की ओर से जानकारी दी गई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। डीएमआरसी ने एक्स पर मेट्रो सर्विस पर अपडेट देते हुए पोस्ट किया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद है, बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में यूएपीए विस्फोटक अधिनियम और पीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में दूसरे चरण के लिए जारी वोटिंग के बीच आरोप लगाया है कि पोलिंग बूथ संख्या 49 और 45 पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से बात की है, अभी जो हालात हैं वो गलत हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखें। मुझे बस इतना पता है कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होंगे वही सरकार बनाएगा। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके को लेकर पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि शाह को चोरी और चुनाव प्रबंधन मंत्रालय का प्रभार संभालना चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल चुनावों में दिलचस्पी है। उन्होंने सवाल उठाया कि धमाके जैसी बड़ी घटना के बाद भी गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पप्पू यादव ने कहा कि देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक दर्जनों हमले हुए, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ नफरत और फूट फैलाने का काम कर रही है और अब भारत का कोई पड़ोसी देश उसके साथ नहीं है। इस बीच धमाके की जांच में दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज और दरियागंज के होटलों में रात भर छापेमारी की। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लगभग 200 कर्मियों को सीसीटीवी फुटेज की जांच में लगाया है। सूत्रों के अनुसार धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हुई थी और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर नामक व्यक्ति के उसमें होने का संदेह है। मृतक की पहचान डीएनए जांच के बाद की जाएगी। बिहार में जारी दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़ चढ़कर भागीदार बने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो वोटिंग करें ही और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान फिर जलपान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने 53 सीटों, जेडीयू ने 44, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 और आरएलएम ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 70 सीटों, कांग्रेस 37, वामदल 11 और वीआईपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरे चरण में 26% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 341 पर गंभीर आरोप हैं। मोतिहारी से आरजेडी के देवा गुप्ता पर सबसे अधिक 28 मामले लंबित हैं। वहीं प्रमुख मुकाबलों में बेतिया से रेणु देवी भाजपा, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद भाजपा और मोतिहारी से प्रमोद कुमार भाजपा जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी और उसमें 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% वोटिंग हुई थी। बता दें कि बिहार की 122 सीटों के अलावा 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा में वोटिंग हो रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को वोटिंग जारी है। इस चरण में 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में रिकॉर्ड लगभग 65% वोटिंग हुई थी, जिससे अब और अधिक भागीदारी की उम्मीद है। इस चरण में सीमांचल क्षेत्र अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधुबनी जैसे जिले चुनावी फोकस में हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, जबकि छोटे दल जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी, वीआईपी मुकेश सहनी, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी भी कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सुरक्षा के लिए राज्य भर में 4 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख उम्मीदवारों में जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रेम कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हैं। कुल मतदाताओं में लगभग 1.75 करोड़ महिलाएं हैं, जिनकी भूमिका इस चरण के नतीजों में अहम मानी जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उनके पति और अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर चल रही खबरों पर नाराजगी जताई है। दरअसल धर्मेंद्र इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें लेकर कुछ ऐसी खबरें चलाई गई, जिनका हेमा मालिनी ने खंडन किया है। हेमा मालिनी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि जो हो रहा है उसे माफ नहीं किया जा सकता। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं, जिस पर इलाज का असर दिख रहा है और वह ठीक हो रहा है। उन्होंने लिखा कि यह बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उसकी प्रिवेसी का सम्मान करें। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद दुनिया भर से संवेदनाएं जताई जा रही हैं। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। भारत में ईरान के दूतावास ने आम लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि ईरान भारत की सरकार, जनता और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी एक्स पर लिखा कि उनका देश इस कठिन समय में भारत के साथ है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। वहीं फ्रांस के राजदूत थियरी माथु ने भी फ्रांसीसी जनता और सरकार की ओर से शोक व्यक्त किया और कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस धमाके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और सहानुभूति दोनों जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को कम करेगा और दोनों देश एक उचित व्यापार समझौते के करीब हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत पर रूसी तेल व्यापार के कारण भारी टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ कम करेंगे, किसी समय हम उन्हें कम करेंगे। हम भारत के साथ एक ऐसा समझौता कर रहे हैं जो पहले के समझौतों से अलग और सभी के लिए बेहतर होगा। यह बयान उस समय आया है जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना कर 50% कर दिया था। यह कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी इस समझौते को संतुलित और लाभदायक बताया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मंगलवार को प्रदूषण स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 425 दर्ज किया गया, जो सोमवार के 362 से कहीं अधिक है। बवाना में AQI 462, वजीरपुर में 460 और मुंडका व पंजाबी बाग में 452 दर्ज किया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दिल्ली NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलाने पर रोक लगाई गई है। स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है और निजी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। हालांकि रेलवे, मेट्रो, रक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है, बशर्ते वे धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियमों का पालन करें। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समीक्षा सोमवार शाम को दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के बाद हो रही है, जिसमें 8 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.